हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का लेसन नंबर 5 जो कि एक पोइम है जिसका नाम है द हंटर एंड द डेयर, इसे रीड करेंगे और इसकी बैक एक्सरसाइज को भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस पोइम की, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो पोइम से पहले दिए हैं उनके मीनिंग्स जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वर्ड है जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। उसके बाद है प्ली। प्ली का मतलब होता है किसी के आगे प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। हम रिक्वेस्ट को प्ली बोल सकते हैं, यानी कि किसी से निवेदन करना, याचना करना, किसी के आगे प्रार्थना करना। सो प्ली का मतलब होता है निवेदन। बक, अब देखिए बक और डॉग और फॉन तीनों ही हिरन है, लेकिन देखिए फ़र्क क्या है इनमें। बक जो होता है वो मेल हिरन को बोलते हैं, यानी कि जो नर हिरन होता है, यानी कि ये नर हिरन होता है, ठीक है। और डो जो होता है, डो हम बोलते हैं हिरनी को, डो बोलते हैं। ये भी हिरन होता है लेकिन ये फीमेल हिरन होता है, तो इसे हम हिरनी बोल सकते हैं। उसके बाद जो फान होता है वो हिरन और हिरनी का जो बच्चा होता है, ठीक है। सो हम ऐसा कह सकते हैं हिरन का बच्चा, उसे हम फॉन बोलते हैं, ठीक है। बीस्ट, बीस्ट कोई भी जानवर हो सकता है, ठीक है। जानवर को हम बीस्ट बोलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं पोइम। पोइम का नाम है हंटर एंड द डेयर। हंटर होता है शिकारी, और यहाँ पर जो डेयर है वो हिरन, आपको पता ही है, हिरन को डेयर बोलते हैं। ये जो पोइम है वो शिकारी और हिरन की एक कहानी के ऊपर आधारित है। सो द हंटर वेंट ऑन अ जर्नी टू फाइंड सम डियर मीट। शिकारी जर्नी यानी कि यात्रा पर गया। अब यहाँ पे कौन सी यात्रा के लिए गया? वो शिकार करने के लिए, जो जंगल में जाते हैं, इस यात्रा को यहाँ पे जर्नी बोला है। शिकारी जंगल में एक यात्रा पर गया, यानी कि शिकारी यात्रा पर गया। क्या करने के लिए? टू फाइंड सम डियर मीट, यानी कि हिरन का मीट तलाशने के लिए। तो वो कैसे मिलेगा? हिरन को मार के ही मिलेगा। सो हिरन के शिकार पर गया है, इसका ये कहने का मतलब है। ही सॉ अ बक एंड लुक्ड इनटू हिज आइज। उसने एक बक देखा। बक यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि नर हिरन को बोलते हैं। सो उसे एक नर हिरन दिखाई दिया। एंड लुक्ड इनटू हिज आइज, और उसने उसकी आंखों में देखा, ठीक है। उसकी आइज़ में देखा उसने। उसकी आइज़ में उसको क्या दिखाई दिया? ही सॉ अ प्ली, द बक बेगिंग फॉर हिज लाइफ। उसकी आंखों में एक प्रार्थना, एक निवेदन उसको दिखाई पड़ी, यानी ऐसा लग रहा था जैसे मानो हिरन निवेदन कर रहा हो। द बक बेगिंग फॉर हिज लाइफ, ऐसा लग रहा था जैसे हिरन बेगिंग यानी कि भिक्षा मांग रहा हो, अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की भीख मांग रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है। बैग का मतलब होता है मांगना, भीख मांगना। सो जब शिकारी ने हिरन की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे मानो वो हिरन अपनी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा हो, उसके आगे भीख मांग रहा हो। अ डो एंड अ फॉन केम फ्रॉम बिहाइंड नीडिंग द बक इन देयर लाइव्स। एक डो यानी कि एक हिरनी और उसका एक बच्चा, वो बिहाइंड से यानी कि पीछे से आए, नीडिंग द बक इन देयर लाइव्स। क्यों? क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में बक यानी कि ये जो नर हिरन था उसकी आवश्यकता थी। ये जो नर हिरन था वो उनकी फैमिली का मेंबर था, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ गए। द हंटर न्यू वट ही केम फॉर एंड रेज्ड हिज गन। हंटर जानता था कि वो यहाँ पर क्या करने आया था, इसीलिए उसने उस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी गन को ऊपर उठाया। रेज का मतलब होता है ऊपर उठाना, तो रेज्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ऊपर उठाया। बट आउट ऑफ नो वेयर ही सॉ द बक्स सन, इट वॉज क्यूट। पर कहीं से भी वहाँ से एक बक का सन जो था वो उसे दिखाई दिया। अब बक का सन वो जो छोटा सा हिरन का बच्चा जिसे फॉन बोला यहाँ पर, वही है, तो वो उसको दिखाई दिया। इट वॉज क्यूट, बहुत ही क्यूट था ये जो फॉन था, ये जो बक का सन था, इट वॉज सो क्यूट।
टू से द लीस्ट। और इस तरह से वो इतना कि ज़्यादा क्यूट था कि जो शिकारी था उसको अपना निर्णय बदलना पड़ा। उसको अपना जो वो लक्ष्य लेके आया था उस हिरन को मारने का, हिरन का मीट लेने का, तो वो उसे बदलना पड़ा। एंड इफ़ ही किल्ड द बक ही हैड फील लाइक अ बीस्ट। अगर वो इस बक को मार देता, किल कर देता, तो फिर उसको ऐसा लगता कि मानो वो एक जानवर है। क्यों? क्योंकि एक जो खूंखार जानवर होता है वही किसी का शिकार कर सकता है, किसी को मार सकता है। वही जो है वो उसे किसी पर तरस नहीं आ सकता। सो इस तरह से अगर वो उस बक को मार देता तो उसके अंदर कैसी फीलिंग आ जाती, मानो वो एक भक्षक हो, एक जानवर हो, खूंखार जानवर हो। The hunter looked at the deer again and something grew in him. हंटर ने फिर से उस डियर को देखा और फिर क्या हुआ, उसके अंदर कुछ विचार उत्पन्न हुए, यानी कि उसके अंदर की जो भावना थी वो उत्पन्न हुई। He gathered some nuts and fed the deer, and he felt the deer's lack of fear. He smiled a great big smile. He stayed with the deer for a while and he went home feeling great. क्या होता है? He gathered का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठे करना। ठीक है, कुछ इकट्ठा करना, उसे हम gathered बोलते हैं, एकत्रित करना। सो उसने क्या किया, कुछ नट्स होते हैं कोई भी, हम जैसे बादाम हो गए, मूंगफली हो गई, मतलब इसमें सारे ये जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो नट्स के बीच में आ जाते हैं। सो उसने कुछ नट्स जो थे वो एकत्रित किए और फेड द डेयर, फेड का मतलब खिलाया। ठीक है, फीड की पास्ट फॉर्म है ये, फीड फेड होता है। सो फेड का मतलब खिलाया। उसने नट्स इकट्ठे किए और उस डियर को खिला दिए। एंड ही फेल्ट द डियर्स लैक ऑफ फेयर। और जब उसने नट्स जो थे वो डियर को खिलाए, उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे मानो डियर का जो फियर था, जो डियर को डर लग रहा था, वो अभी लैक मतलब होता है कम होना, तो वो कम हो गया हो। ही स्माइल्ड अ ग्रेट बिग स्माइल। तभी वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी, बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी, अ ग्रेट बिग स्माइल। He stayed with the deer for a while, कुछ समय के लिए। for a while मतलब होता है कुछ समय के लिए। वो stayed का मतलब वहाँ पर रुका। ठीक है, रुकने को बोलते हैं, ठहरने को बोलते हैं किसी जगह पर। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं स्टोरी में, He stayed with the deer for a while, वो कुछ समय के लिए डियर के साथ वहाँ पर रुका। एंड ही went home feeling great, और फिर बहुत ही अच्छा अनुभव करता हुआ, अच्छा फील करता हुआ वो अपने घर चला गया। सो इस तरह से ये जो पोइम है, इसके पॉइंट हमें नहीं पता है। एनोनिमस का मतलब होता है, एनोनिमस ऐसे पोइट को बोलते हैं जिनका नाम ना पता हो, किसी ने लिखी तो है बट उसने अपना नाम जो है वो सामने नहीं किया। तो इस तरह की पोइम्स जिनमें किसी पोइट का नाम नहीं पता होता है तो उनके पोइट को हम एनोनिमस बोल देते हैं। तो ये थी हमारी पोइम। आई होप आपको ये पोइम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद अभी हम करते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैक एक्सरसाइज में वोकेबलरी एक्सपेंशन में एक्टिविटी 2 से बिगिनिंग की गई है। एक्टिविटी 1 में डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो कि पोएम से पहले दिए गए थे। अभी हमने एक्टिविटी 2 करनी है। तो इसमें क्या पूछा है, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मैच द राइम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने पोएम में से राइमिंग वर्ड्स जो है वो ढूंढने हैं जिनकी साउंड इनकी तरह है। ये जो हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हैं ना, इनके जैसे हमने साउंड वाले वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि इस पोएम में गिवन है। ठीक है, सो देखिए पहले मैं आपको राइम के बारे में बता दूं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, जो सेम साउंड प्रोनाउंस करते हैं। सो इस तरह के वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं राइमिंग वर्ड्स। देखिए सबसे फर्स्ट जो वर्ड था दैट इज़ फन।
अब हमें पोएम में फन के जैसे सेम साउंड वाले वर्ड्स ढूंढने हैं। फन के जैसे सेम साउंड का वर्ड हमें फर्स्ट मिल गया है गन। देखिए ये बिल्कुल फन गन, UN है इसके पीछे भी UN है, ठीक है। एंड एक और है, ये देखिए सन। सन भी जो है वो सेम साउंड वाला वर्ड है। सो फन का जो राइमिंग वर्ड हुआ वो हो गया गन और सन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है फीस्ट। अब फीस्ट के जैसे जो वर्ड्स हैं, फीस्ट की साउंड देने वाले वर्ड्स जो है वो है, ये देखिए एक लीस्ट हो गया और एक हो गया बीस्ट। देखिए इन दोनों की साउंड जो है वो फीस्ट के जैसी ही है। सो ये फीस्ट के राइम वर्ड्स हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड जो था वो था वाइज। अब वाइज का हमने राइमिंग वर्ड ढूंढा है वाइज, जिसकी साउंड बिल्कुल वाइज के जैसी हो। सो चलिए ढूंढते हैं ज़रा। यस, ये रहा। देखिए यहाँ पर आइज़ वर्ड है, ये बिल्कुल साउंड किसके जैसे दे रहा है, वाइज के जैसी साउंड दे रहा है, ठीक है। एंड एक और वर्ड हमें ढूंढना है लाइव्स। वाइज, लाइव्स, आइज़, देखिए सेम साउंड है ना। तो ये हो गए हमारे वाइज के राइमिंग वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज़ नियर। अब देखिए नियर का मतलब होता है नज़दीक। अब नियर की साउंड किसके जैसी मिलती जुलती है, नियर की साउंड मिल रही है डियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रहा डियर, पोएम के नाम में ही है, लाइन में भी है, यहाँ पर कहीं पे भी आपको मिल जाएगा ये। तो डियर हो गया एक, और एक हो गया यस, ये देखिए ये दोनों वर्ड्स नीचे मिल रहे हैं हमें, डियर और फियर, ठीक है। ये किसके जैसे साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, ये नियर के जैसे साउंड प्रोनाउंस कर रहा है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट 5th नंबर पे वर्ड था फाइल, हमें उसके जैसे सेम टू वर्ड्स, सेम राइमिंग वर्ड्स जो है वो ढूंढने हैं। देखिए यहाँ पे आ गया फाइल, स्माइल और वाइल, सेम साउंड है। सो इस तरह से हमने सभी के सभी राइमिंग वर्ड्स ढूंढ लिए हैं। यहाँ पर हम फिल कर देंगे। फन का हमने ढूंढा था, एक था गन और दूसरा था सन। आगे फीस्ट का एक है बीस्ट और दूसरा है लीस्ट, ठीक है। वाइज का हमने ढूंढा था, एक आइज ढूंढा था और दूसरा ढूंढा था लाइव्स। नियर का हमने एक ढूंढा था डियर और दूसरा ढूंढा था फियर। फाइल का हमने एक ढूंढा था स्माइल और दूसरा ढूंढा था वाइल। सो ये है हमारे राइमिंग वर्ड्स जो कि हमने ढूंढ लिए हैं। अभी हम इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या बोला जा रहा है हमसे, एक्टिविटी 3 में बोल रहे हैं रीड द वर्ड्स इन द फॉलोइंग टेबल एंड डू एज डायरेक्टेड। आपको ये वर्ड्स उनको रीड करना है और जैसा बोला गया है वैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। यस, फर्स्ट वर्ड है बक और यहाँ पर दिया आई नो द वर्ड, पुट अ टिक, आई डोंट नो, पुट अ क्रॉस, राइट द मीनिंग इफ़ यू नो इट। ये आपके लिए होमवर्क है। आपने क्या करना है, जिन वर्ड्स के बारे में आपको पता है उनमें टिक लगा देना है और जिनके बारे में आपको नहीं पता उसके आगे क्रॉस लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने उसका मीनिंग लिखना है। बक का भी हमने पोएम में मीनिंग जाना है क्या होता है, ये हमें पता है, इसीलिए हम यहाँ पर लगा देंगे टिक। और इसका मीनिंग होता है अ मेल डियर, है ना, इसका मतलब होता है मेल डियर। सो हंटर, हंटर का मतलब भी हमने जाना है इसमें, इसका भी हमें पता है। हंटर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो शिकार करता हो, तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हंट्समैन, ये इसका सिनोनिम है हंटर का। सो हंट्समैन हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास बीस्ट। यस, बीस्ट के बारे में हमने पढ़ा है, हमें पता है ये जानवर होता है।
भयंकर खूंखार जानवर को हम बोल सकते हैं। सो ये एक एनिमल है। उसके बाद है रेस्ड। रेस का मतलब हमने पढ़ा है, इसका मतलब होता है ऊपर उठाना, यानी कि लिफ्ट करना ऊपर। यहाँ पे पास्ट फॉर्म में दिया, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर इसका वर्ड भी पास्ट में ही लिखेंगे, लिफ्टेड अप, ऊपर उठाया। जर्नी का मतलब हमें पता है, यस, यात्रा को बोलते हैं। सो यहाँ पर कोई भी ट्रिप, हम कहते हैं ना हम ट्रिप में जाएंगे, जर्नी पर जाएंगे, तो ट्रिप को हम बोल सकते हैं जर्नी। उसके बाद है डो। डो का मतलब भी हमें पता है, डो का मतलब होता है हिरनी, यानी कि अ फीमेल डियर। ठीक है। उसके बाद फॉन, यस, इसका मतलब भी हमने इस पोएम में पढ़ा है। फॉन का मतलब होता है हिरन का बच्चा, यानी कि अ यंग वन ऑफ डियर। तो यहाँ पे अ यंग डियर लिख सकते हैं हम। जो भी कोई छोटा बच्चा होता है किसी भी एनिमल का, उसके लिए हम यंग वन यूज़ कर सकते हैं, वर्ड यंग। ठीक है। तो ये इसी तरह से हम डियर है तो ये छोटा बच्चा उसका, तो ये अ यंग डियर हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ। एक्टिविटी नंबर 4 में हमें क्या दिया है, चलिए जानते हैं। रीड द पोएम एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, हमें 3 ऑप्शंस भी दिए हैं, साथ में हमें सही आंसर को टिक लगाना है। द हंटर वेंट ऑन अ जर्नी टू फाइंड सम डैश। हंटर जर्नी पर गया था क्या तलाश करने के लिए, अ डियर मीट। यस, हमें पता है, इसी से पता चल गया, वो हिरन का मीट तलाशने के लिए गया था। सेकंड क्वेश्चन जो है, द हंटर फाउंड अ डैश। हंटर को क्या मिला वहाँ पर, एक डॉग मिला, बक मिला या बेयर मिला। तो डॉग तो नहीं मिला, बक मिल गया था, बेयर भी नहीं मिला, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बक। नेक्स्ट, द अदर वर्ड फॉर अ मेल डियर इज। मेल डियर के लिए कुछ और वर्ड क्या हम यूज़ कर सकते हैं, डो, फॉन या फिर बक। यस, हमें पता है बक यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पोइट थॉट दैट द बक वाज बैगिंग फॉर। पोइट को कैसा लगा कि बक क्या किस चीज़ की भीख मांग रहा था, वो अपनी जान की भीख मांग रहा था ना। सो द फॉन्स लाइफ, हिज ओन लाइफ या फिर द डोज लाइफ। किसकी जान मांग रहा था वो, किसकी भीख मांग रहा था वो, अपनी जान की। सो हिज ओन लाइफ, क्योंकि उसकी अपनी जान जो थी उस टाइम पे संकट में थी, तो इसीलिए उसने अपनी जान की भीख मांगनी थी। A female deer is called a dash। फीमेल डियर को क्या बोलते हैं, डो बोलते हैं, फॉन बोलते हैं, बक बोलते हैं, डो बोलते हैं। फॉन तो बच्चा होता है और बक जो होता है वो मेल डियर होता है। अ यंग डियर इज कॉल्ड अ डैश। यंग डियर को क्या बोलते हैं, डो, फॉन या फिर बक, फॉन बोलते हैं। द हंटर रिमेंबर्ड वॉट ही केम फॉर एंड रेज्ड हिज डैश। हंटर को याद था कि वो किस काम के लिए आया था और इसीलिए उसने क्या उठाई, अपनी गन उठाई थी। यहाँ पे ये रहा गन ऑप्शन। नेक्स्ट 8th में पूछा है, अ डैश केम आउट ऑफ नोवेयर। तो कौन आया था वहाँ पे, फॉन आ गया था, बच्चा आ गया था उसका, जो कि बहुत ही क्यूट था। द हंटर फेल्ट दैट ही कुड नॉट डैश द बक। हंटर ने क्या फील किया कि वो बक को क्या नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, तो इसीलिए उसने उसे मारा नहीं। यहाँ पे किल ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद द हंटर गैदर्ड डैश फॉर फीडिंग द डियर। हंटर ने क्या कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था डियर को फीड करने के लिए, उसने नट्स कलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे रहा नट्स ऑप्शन। सो इस तरह से देखिए हमारे ये कितने इजी थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने इजीली कर लिए हैं। नाउ लेट्स गो फॉर एक्टिविटी नंबर 5 है, व्हाट डिड द हंटर वांट टू ईट। हंटर क्या खाना चाहता था, हंटर डियर मीट खाना चाहता था। सो द हंटर वांटेड टू ईट सम डियर मीट। वो डियर का मीट खाना चाहता था, ये हो गया इसका आंसर। व्हाट डिड द हंटर सी। हंटर को क्या दिखाई दिया, हंटर को एक बक दिखाई दिया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द हंटर saw a buck। ठीक है। Why did the hunter not kill the buck। हंटर ने उस बक को क्यों नहीं मारा,
क्योंकि उसने उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट देखी थी, निवेदन देखी थी, उसको उसके ऊपर तरस आ गया था, इसीलिए उसने उसको नहीं मारा था। तो यहाँ पे आ जाएगा द हंटर डिड नॉट किल द बग बिकॉज he saw a plea of mercy, mercy होती है दया, mercy in his eyes. He begged for his life. वो अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांग रहा था। He begged, उसने भीख मांगी थी। He begged for his life. So ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द हंटर डू। हंटर ने फिर क्या किया था? क्या उसने उसको मार दिया था? नहीं मारा था तो क्या किया था उसके बाद? उसे नहीं मारा था, हमने यहाँ पे इस आंसर में देख लिया। तो यहाँ पे ये आएगा कि उसके बाद हंटर ने क्या किया था? नट्स खिलाए थे। द हंटर gathered some nuts and fed the bug. कुछ नट्स इकट्ठे किए थे और उस बग को खिला दिए। gathered some nuts and fed the deer. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है हाउ डिड द बग फील आफ्टर ईटिंग नट्स। जब बग ने नट्स खाए थे तो उसके बाद उसको कैसा फील हो रहा था? उसका डर ख़त्म हो गया था। सो उसको बिल्कुल भी अब उससे डर नहीं लग रहा था शिकारी से। सो इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर ईटिंग नट्स द बग felt himself out of fear. बिल्कुल डर से बाहर आ गया था। felt himself out of fear, सॉरी dear नहीं fear, out of fear. उसको अब उससे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 5। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। जो नेक्स्ट एक्टिविटी 6 है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो कहते हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन योर ओन वर्ड्स। हमने अपने शब्दों में इन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एंड इफ़ ही किल्ड द बग ही हैड फील लाइक अ बीस्ट। अगर वो बग को मार देता तो उसमें एक जानवर जैसे फील आती। इसका क्या मतलब है? कि वो एक जानवरों जैसा एक्ट करता। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे किलिंग, जो मारना होता है वो क्या होता है? एक जानवरों वाला एक्ट होता है, यानी कि जानवर में और इंसान में फ़र्क नहीं रह जाता। किलिंग इज अ बीस्टली एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एंड समथिंग ग्रीव इन हिम। उसके अंदर क्या समथिंग ग्रीव इन हिम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अ फीलिंग ऑफ मर्सी अरोज इन हिम। उसके अंदर एक दया की भावना जागृत हुई। अ फीलिंग ऑफ मर्सी अरोज। अरोज जो है वो राइज की सेकंड फॉर्म है, अरोज इन हिम। ठीक है, सो अरोज मतलब जागृत हुई। उसके बाद नेक्स्ट है एंड ही फेल्ट द डियर्स लैक ऑफ फियर। इसका मतलब है कि उसको ऐसा फील हुआ, उसको ऐसा महसूस हुआ कि अब जो डियर है उसको डर ख़त्म हो गया, उसका डर जो है वो ख़त्म हो गया है। ही फेल्ट दैट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ही फेल्ट दैट द डियर हैड लॉस्ट हिज फियर। जो डियर था
उसके अंदर से उसका डर जो था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जो है टॉपिक, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने फुली एक वीडियो बनाई है। इसको समझने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको क्लिक करके आप डिटर्मिनर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। आई बटन में भी आपको उस वीडियो का, डिटर्मिनर्स की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन ऑफ द डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स जो हैं वो भी डिटर्मिनर्स में आते हैं। जब आप डिटर्मिनर्स को करेंगे तो आपको आर्टिकल्स भी उसमें मिल जाएंगे। सो आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। जो ए और एन होते हैं वो सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं, और जो द होता है वो पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो डिटर्मिन है, यानी कि कोई निश्चित है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो इसके ऊपर भी फुल अंडरस्टैंडिंग हमने उस वीडियो में की है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अ कैट इज़ अ क्यूट एनिमल। यहाँ पर देखिए अ क्यूट एनिमल में हमारा जो अ है वो हमारा आर्टिकल है। तो क्यूट एनिमल एक सिंगुलर नाउन की बात की गई है, इसीलिए इसके साथ अ का यूज़ किया गया है। आपको मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ, ए और एन दोनों का सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है, बट डिफरेंस क्या होता है, ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ करते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट तो हो ही, साथ में उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यूट, क्यूट जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम इसके आगे अ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगुलर है। इसी तरह से एन, यहाँ पे अ कैट है, यहाँ पे अ इसके साथ यूज़ कर रहे हैं, तो कैट जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। एन ईगल। अब देखिए ईगल जो हमारी वोवल साउंड होती है, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ऐसी साउंड्स जिनको हम स्वर बोलते हैं हिंदी में। सो स्वरों से शुरू होने वाले जिनकी आवाज़ स्वर से शुरू हो, ऐसे नाउन्स के आगे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे ईगल, ईगल एक तो सिंगुलर है, दूसरा इसकी साउंड जो है वो वोवल साउंड है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हियर एन। ठीक है, इस तरह से द स्काई, स्काई के आगे द यूज़ किया है। तो आपको बता दूँ स्काई जो है वो पर्टिकुलर कोई एक निश्चित चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसके आगे द यूज़ करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम अ स्काई बोल दें, स्काई एक ही है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, यूनिक ऑब्जेक्ट है ये, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हियर द। सो इसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल साउंड्स के ऊपर एग्जांपल्स दी हैं। ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, नाउन वर्ड्स हैं, और ये सारे वोवल साउंड से शुरू होने वाले नाउन वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 7 की ओर। एक्टिविटी नंबर 7 में हमें दिया है, in the following sentences choose one of the three options and put a tick on the right one। आपको यहाँ पर तीनों में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। सो दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। आपको ये खुद करना है। ये सारे के सारे आर्टिकल्स के ऊपर, ये आर्टिकल्स के ऊपर एक एक्सरसाइज दी गई है आपको। सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। अब यहाँ पे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात की है। मैं आपको बता दूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स है जिससे हम किसी थिंग की और पॉइंट आउट करके हम अपनी बात को रखते हैं। जैसे दीज ग्रेप्स, ठीक है, दिस कार, ठीक है, दैट बुक, दैट विंडो। इस तरह से जो है हम पॉइंट आउट करके हम बोलते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9 में हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे अ फ्यू, अ लिटल, हाउ मच, हाउ मैनी। इनका हमें सही से इस्तेमाल करना है। तो इसके इस्तेमाल के लिए हमें पहले इनका यूज़ कहाँ पर करना होता है ये पता होना चाहिए। अ फ्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी काउंटेबल थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ जिसे हम गिन सकें। अ लिटल जो हम ना गिन सके। इसी तरह से हाउ मच और हाउ मैनी का मतलब भी कितना होता है, लेकिन हाउ मच का यूज़
अनकाउंटेबल थिंग्स के आगे किया जाता है, जबकि हाउ मैनी का यूज़ काउंटेबल थिंग्स के आगे किया जाता है। सो आई होप आप ये एक्सरसाइज बहुत ईजिली कर लोगे। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। सो इस तरह से हमें एक पोएम की फॉर्म में जो स्टोरी दी गई है हमने उसे रीड कर लिया है। एंड आई होप आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।